हेलो 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 हेलो। चलिए भाई देखो, चलो देखो, चलिए भाई बस देखो, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं, टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन। मैंने कहा कि मैथमेटिक्स कैलकुलेशन इनकी पॉसिबल नहीं है, आपको पहले बता दिया था। भाई मुझे तो जहां तक लगता है पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है, और ये मैक्सिमम टॉपिक आपको याद करना पड़ेगा, लर्न करने का टॉपिक है। मैक्सिमम टॉपिक ये आपको याद करना पड़ेगा, लर्न करने का टॉपिक है ये। ठीक है, बहुत कम टीचर इसको पढ़ाते भी हैं, ज्यादा इस पे कोई फोकस करता नहीं, पर मेंस में यहां से सवाल आते रहते हैं समय समय पर। मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और मेडिकल में यहां से सवाल आए 2003 से पहले। लास्ट सवाल 2003 में था नीट के पेपर में। मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट सवाल मेडिकल में था, पर मैं वही बात कहूंगा कि अब एनसीईआरटी में टॉपिक है, एनसीईआरटी में है तो नीट के लिए भी टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनसीईआरटी में टॉपिक है तो नीट एग्जाम के लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस चैप्टर को खत्म करते हैं। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि मैं वेव करवाऊंगा, क्या करवाऊंगा? तो वेव को भाई हमने थोड़ा सा कैंसिल कर दिया, क्योंकि वेव में ना बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो पिछले चैप्टर्स के यूज हो रहे हैं, बहुत ज्यादा। यहां पर तो 2 ही 3 पॉइंट्स थे वेव में, बल्क मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस। मैंने देखा वो साउंड जो भी है, साउंड वेव जब प्रोपगेट करेगी गैस में, तो बल्क मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, ये पहले हमें पढ़ने पड़ेंगे पिछले चैप्टर्स के। तो इसीलिए कल हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलास्टिसिटी। बोलो इलास्टिसिटी, छोटा सा चैप्टर है इलास्टिसिटी, पर नीट और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक के क्वेश्चन कंफर्म है वहां से, लगातार नीट में हर सवाल वहां से सवाल आ रहा है इलास्टिसिटी से, छोटा सा चैप्टर है। चलिए भाई, ये लास्ट टॉपिक है। अच्छा, इसको आप ओसिलेशन से अलग भी समझ सकते हो, जैसे एक छोटा सा पार्ट। अरे बोल यार, हम इसको ओसिलेशन से अलग भी समझ सकते हैं, हम इसको ओसिलेशन से अलग समझ सकते हैं, जैसे चैप्टर का छोटा सा पार्ट। ओसिलेशन कंप्लीट हो गया पूरी अच्छी तरह से। मैंने बस आपको एक बात कही थी कि कहीं भी अगर आपको टाइम पीरियड निकालना हो ना, क्या निकालना हो? टाइम। थोड़ा सा डिस्प्लेस करके देख लो, क्या करके देख लो, और उसके बाद टॉर्क निकालना आना। थीटा का जो मल्टीपल होगा वो होगा स्प्रिंग फैक्टर। बोल यार, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आना चाहिए। ये कुछ बेसिक बेसिक सी बातें हैं। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। देखिए, एक अनाउंसमेंट और है, लगभग फाइनल ही है। अभी अनिल सर से मेरी बात नहीं हुई है, जैसे ही मैं बात कर लूंगा मोर लग जाएगी फिर उस पर। 19 तारीख को संडे है, 19 तारीख को आप सभी की पीटीएम है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। हर बच्चे के पेरेंट्स को आना जरूरी है, ठीक है? वो हम
खुद यहाँ से फ़ोन करके वहाँ उनको बुलाएंगे। उसी दिन हम आपको डायमंड टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल दे देंगे, जितने भी टेस्ट हमें लेने हैं। वो अभी अब डिसाइड नहीं कर पाए कि हमें कितने, मैं भी चैप्टर्स देखूंगा अपने जाके, उस टाइम तक मैं पूरा प्लान ऑन पेपर तैयार कर लूँगा, कितने चैप्टर्स हैं, कितने चैप्टर्स को कैसे कैसे मैनेज करके मुझे टेस्ट लेना है। टेस्ट जो होंगे वो रैंडम होंगे, टेस्ट रैंडम होंगे। पीटीएम इसलिए बुलाई जा रही है ताकि इसमें 100% अटेंडेंस रहे टेस्ट में, ठीक है। हम बिल्कुल प्रोफेशनल टेस्ट लेना चाह रहे हैं, दिमाग लगा के यहाँ पर अच्छे से बैठेंगे सारे टीचर्स, उसका शेड्यूल तैयार करेंगे, ठीक है, कोई मिस्टेक ना हो टेस्ट में, फिर उसको प्रिंटिंग के लिए भेजेंगे, ठीक है, प्रोफेशनल प्रिंटिंग, ताकि आपको ये पता चल जाए कि कंपटीशन फेस कैसे करना होता। आगे आ जाइए, आप यहाँ आ जाइए, उधर हो जाइए। संडे को अटेंडेंस कम थी, बच्चे सारे आए तो बच्चे बहुत है, वैसे आते नहीं तुम। तो भाई ये पीटीएम आपकी रखी जाएगी। दूसरी बात, पिछले टेस्ट का अगर किसी को मार्क्स जानने होंगे तो वो हमारे पास रजिस्टर में है ही, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि पेरेंट्स मारेंगे ये मारेंगे। मैं अपने आप काउंसलिंग करूंगा, हम अच्छे से पेरेंट्स को समझा देंगे कि ये कोई 10th क्लास के एग्जाम्स नहीं है कि 96-97% मार्क्स आ जाएंगे। हम पेरेंट्स को ऐसे समझा देंगे कि भाई यहाँ तो 30% मार्क्स भी आ जाते हैं तो भी आपका बच्चा क्वालिफाई करता है, ठीक है ना, ये हम पहले बता देंगे। दूसरी बात, हमें मार्क्स किसी के घर पे भेजने ही नहीं है, पर मुझे बस अटेंडेंस 100% चाहिए उस डायमंड टेस्ट सीरीज में, उसके लिए मैं ये अपना पीटीएम बुला रहा हूँ, ठीक है। मैं पेरेंट्स को कहूँगा कि जी आपको पूछना है, जी ये देखो ये 23 तारीख को टेस्ट है, ये 26 तारीख को टेस्ट हुआ वर्क पावर एनर्जी का, ये 6 जनवरी को टेस्ट हुआ फ्रिक्शन का, तो ये टेस्ट आपको पता करने की दे के आया नहीं दे के आया, और 3 घंटे का टेस्ट होगा तो 3 घंटे से पहले यहाँ किसी को उठने नहीं दिया जाएगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। मार्क्स से 0 आ जाए कोई दिक्कत नहीं, 0 मार्क्स आ जाए। उसके बाद हर बच्चा अपने टेस्ट में, मतलब एक दूसरे तरीके से भी टेस्ट वो चेक करवा सकता है। कैसे कि जैसे ही टेस्ट यहाँ से देके जाएगा उसको घर पर जाके टेस्ट पूरा सोल्व करना है, और नेक्स्ट डे वो अपना एक पेपर पर उस टेस्ट को सबमिट करवा देगा, वो मार्क्स हम घर भेज देंगे। और बताओ, और बताओ, डन, ठीक है। पर वो क्वेश्चन खुद सोल्व किए होने चाहिए, वो मैं अपने आप आइडिया लगा लूंगा, जैसे मैंने ड्रॉपर्स बैच का मैं जब भी आइडिया लगा लेता हूँ कि किसने सोल्व कर रखा है, किसने नहीं कर रखा, किसने नेट पे से देख के किया हुआ है, वो सारा दिमाग मैं अपने आप लगा लूंगा। तो ये आपका 19 तारीख को आपकी पीटीएम है, ध्यान रखना, 19 तारीख डिक्लेयर है, फाइनल है 19 तारीख, ठीक है। और उसके बाद भाई नेक्स्ट ईयर बहुत और अच्छा प्लेटफॉर्म बनाने लग रहे हैं कि अगर भगवान ने चाहा तो एक ऐसे कंपनी के साथ डील कर सकते हैं सिर्फ टेस्ट को लेके कि आप 5 लाख बच्चों में आपकी रैंक आएगी, 5 लाख बच्चों में, 5 लाख बच्चे उस टेस्ट को फेस करते हैं इंडिया में नीट से पहले, तो उसमें आपको अपनी रैंक पता लग जाएगी, आप इंडिया लेवल पर कहाँ स्टैंड कर रहे हो, क्या आपसे कट ऑफ क्लियर होगी नहीं होगी। अभी बात चल रही है, वो बहुत कॉस्टली है, अभी उसका कुछ फाइनल नहीं है, अभी तो हम अपने जो हमारे बस की है वो हम वही कर रहे हैं। देखो चलो अभी स्टार्ट करते हैं फ्री ऑसिलेशन, बोलो फ्री, ठीक है। आप ये चीजें मत लिखना, घर जाके लिख लेना, ठीक है। ये थियोरिटिकल टॉपिक है, मैंने कहा एनसीईआरटी में सिर्फ इनको बस जो इक्वेशंस मैं लिखूंगा बस उन्हीं को लिख लेना। देखो फ्री ऑसिलेशन क्या होता है। देखो मान लीजिए कि भाई साहब मेरे पास एक पेंडुलम है, ये पेंडुलम है, इसकी लेंथ एल है, मास एम है, तो डेफिनेटली इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो लिख दो जिससे ये ऑसिलेट करेगा, ठीक है। देखो फ्री ऑसिलेशन एक ऐसा ऑसिलेशन होता है जैसे पेंडुलम के लिए, जिसमें पेंडुलम इस फ्रीक्वेंसी से तो ऑसिलेट करेगा, बोलो इस फ्रीक्वेंसी से तो क्या करेगा, और हमेशा हमेशा के लिए ऑसिलेट करता, अरे बोल यार, जब ये ऑसिलेट करेगा तो इसका ना तो एम्पलीट्यूड चेंज होगा और ना ही इसकी टोटल एनर्जी चेंज होगी, एनर्जी में कोई लॉस नहीं होगा। यहां पर जो रेस्टोरिंग फोर्स होगा वो कंजर्वेटिव फोर्स होगा, कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स जब किसी बॉडी पर एक्ट करता है तो हम इस बात को जानते हैं वहां पर एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता।
तो फ्री ऑसिलेशन एक ऐसा ऑसिलेशन है जिसमें पेंडुलम हमेशा हमेशा के लिए ऑसिलेट करता, एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वो ऑसिलेट करेगा, कंजर्वेटिव फोर्स जब वर्क करता है तो कोई एनर्जी का नुकसान होता, और जिस फ्रीक्वेंसी से वो ऑसिलेट करेगा वो है 1/2π√g/L। इसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोल देंगे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोल देंगे इसको, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो फ्री ऑसिलेशन जिसमें बॉडी ऑसिलेट कर रही है हमेशा हमेशा के लिए, कोई एनर्जी में नुकसान नहीं हो रहा, एनर्जी टोटल कंजर्व है, कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से ऑसिलेट कर रही है, और जिस फ्रीक्वेंसी से वो ऑसिलेट कर रही है वो फ्रीक्वेंसी हम निकाल चुके हैं जिसको हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोल देंगे। बोलो क्या बोल देंगे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ब्लॉक में ये हो जाएगी, जैसे ये ब्लॉक है, इसको डिस्प्लेस करके एक बार आपने छोड़ दिया, ओ 10 दिन 20 दिन हो गए, 10 साल निकल गए, अभी भी ऑसिलेट कर रहा है। सतयुग आ गया यार। अच्छा फ्री ऑसिलेशन था, अरे बोल यार, क्या था फ्री, अरे बोल यार, कोई नुकसान होता, कोई नुकसान होता, हमेशा हमेशा के लिए ऑसिलेट करता रहेगा, कोई नुकसान नहीं हो रहा। तो यहां क्या हो जाएगा, K/m, यहां ये हो जाएगा, तो भाई साहब फ्री ऑसिलेशन एक ऐसा ऑसिलेशन जहां पे कोई एनर्जी में नुकसान नहीं होता, अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वो ऑसिलेट करता रहता है, एनर्जी कंजर्व रहती है। ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार लाइन भी जो भी लिखी हुई है। बोलो ऑसिलेशन, बोलो ऑफ पार्टिकल विद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रेस्टोरिंग फोर्स कॉल्ड एज फ्री ऑसिलेशन। ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यही जो मैंने बोर्ड पर लिखी है, इसी फ्रीक्वेंसी से जो ऑसिलेट करता रहेगा इसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर रिमेन, ठीक है, विद कांस्टेंट एम्पलीट्यूड फॉर इनफाइनाइट टाइम, इनफाइनाइट टाइम तक वो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से क्या करता रहेगा, ऑसिलेट। तो एम्पलीट्यूड यहां कांस्टेंट रहता है। डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन थी ना, डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन थी वो ऐसी इक्वेशन आएंगी, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन टाइम के साथ। इस इक्वेशन से हमें यही पता लग रहा है एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। इस इक्वेशन से हमें यही पता चल रहा है एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड यहां पर हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये चीजें लिखना जो मैं ये बोर्ड पर लिख रहा हूं, इनसे चीजें जल्दी समझ में आ जाएंगी, वो तो बुक से लिखा हुआ है मैंने। ठीक है भाई, देखो एक मिनट, ये देखो यहां नहीं, एक मिनट यहीं देखो, ये नीट का सवाल है। y इज इक्वल टू a0 a sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी, ये नीट के पेपर का सवाल है, सुनना। सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम पर एम्पलीट्यूड पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, अब बताओ, ये साइन है और ये कोस को किस में चेंज करोगे, 90 ऐड हो जाएगा, इनमें और इनमें 90 आ जाएगा, इन दोनों का होगा √a² प्लस, अरे बोल यार, कुछ समझ आया, और ये कंसीडर नहीं होगा, ये कंसीडर होगा y0। ये मैंने तुम्हें कहा था थोड़ी लेवल की प्रॉब्लम है, जब पार्टिकल कोई एसएचएम जब करता है तो वो मीन पोजीशन ओरिजिन से स्टार्ट ना होकर y0 से स्टार्ट होता है, कुछ याद आ रहा है? तो इसका आंसर सिर्फ ये लिखना है,
अभी नीट के पेपर का सवाल है, ठीक है। और इस तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही होते हैं। सुपरपोजिशन पढ़ाया था, उसमें लिख लो ये इक्वेशन नीट का लिख लो, ये क्वेश्चन ये अभी आया सुपरपोजिशन में। सुपरपोजिशन जहां पढ़ाया था, सुपरपोजिशन देखो कहां पढ़ाया था। सुपरपोजिशन जहां पढ़ाया ना, वहां ये नीट का सवाल लिखो। इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, सिर्फ √a² प्लस b²। ये तो कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ये तो ऐसे समझो जैसे वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ। इसका और इसको √a² प्लस b²। कोस और साइन दिख जाए तो √a² प्लस b²। ट्रिक ही याद कर लो ना। ये अभी आया 18-17 में सवाल, 18-19 में। भाई ये नीट के जो सवाल है ना, ये नीट का पेपर बार बार भी होता है। जैसे कुछ बच्चे पिछले साल 2 बार हुआ, कल पिछले बार नीट का पेपर, तो 2 बार के सवाल हो गए पिछली बार। क्योंकि कोरोना में कुछ बच्चे पेपर दे नहीं पाए फर्स्ट टाइम, तो गवर्नमेंट ने फिर से कंडक्ट करवाया पेपर। और जो पहली बार पेपर दे जाता है वो सही रहता है, दूसरी बार में ना टफ हो जाते हैं सवाल पहले से। इसका आंसर सिर्फ √a² प्लस b² है। ये ऐसे एक इक्वेशन लिखी हुई है। यही था ना यहां पर। चलो बोलो फ्री ऑसिलेशन, फ्री बोलो बोलो, इधर देखो, फ्री। जल्दी बताओ ये फ्री है क्या? फ्री है क्या? परसों भी तो ऐसे ही था ये। 10 दिन बाद भी बोल यार। मच्छर काट गया यार, थोड़ा सा काट गया था सही में, देखो। नेक्स्ट लिखो, लिखो डैम्प्ड ऑसिलेशन। देखो डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन देखो, डैम्प्ड ऑसिलेशन ठीक है। डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन। देखो भाई कॉपी बहुत अच्छे से बना लेना बस भाई, और बार बार इसको पढ़ लेना। इतनी मेहनत करवा रहा हूं। अभी भी जो छोटा सा चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, देखना खूब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाऊंगा। जहां और टीचर पूरे इंडिया में 50 करवा रहे हैं, मैं 100 करवाऊंगा। वो 80 करवा रहे हैं, मैं 160 करवाऊंगा। डबल न्यूमेरिकल प्रैक्टिस का ही रोल है बस सारा। इस चैप्टर में भी मैंने कोई घाट प्रैक्टिस नहीं करवाई आपको, बहुत ठीक प्रैक्टिस करवा दी। देखो बस प्रैक्टिस ही करवानी है हमें ज्यादा। कंपटीशन में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही स्कोर अच्छे होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देखिए देखो रियलिटी में, बोलो 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 बोलो, रियल रियल ज्यादातर ऑसिलेशन डैम्प्ड ही होती है। बोलो क्या होती है? बोलो क्या होती है? अरे बोल यार, ज्यादातर ऑसिलेशन क्या होती है? चलो छोड़ दें इसको। फ्री है डैम्प्ड? एम्पलीट्यूड घट रहा है समय के साथ? घट रहा है ना समय के साथ? 0 हो गया। बोल यार, ज्यादातर कौन सी होती है? डैम्प्ड में एम्पलीट्यूड घटेगा बढ़ेगा? समय के साथ। और घटने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बोल यार, एयर रेजिस्टेंस। बोल यार, और भी कारण हो सकते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, डिसिपेटिव फोर्स। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन एक ऐसे ऑसिलेशन होती है जिनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन पॉसिबल। अरे बोल यार,
मैथमेटिकल कैलकुलेशन पॉसिबल? अरे बोल यार। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन को समझते हैं। मैंने कहा ये हमारे सिलेबस में बहुत कम है, डैम्प्ड ऑसिलेशन, जिसका एम्पलीट्यूड समय के साथ घटेगा। एक ऐसी ऑसिलेशन जिसका एम्पलीट्यूड समय के साथ घटेगा। तो देखो डैम्प्ड ऑसिलेशन, इसको लिखना है साथ साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मान लीजिए मेरे पास एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, मेरे पास एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, इसमें ब्लॉक ऑसिलेट कर रहा है, टू फ्रो बैक एंड फोर्थ, टू फ्रो बैक एंड फोर्थ, इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है। इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है। देखो सभी बच्चे बोर्ड पर देखना। देखो हम इस बात को जानते हैं, अगर भाई साहब कोई भी डिसिपेटिव फोर्स ना लगे, बोलो बोलो, कोई भी डिसिपेटिव फोर्स, मेरे साथ बोलो, कोई भी डिसिपेटिव फोर्स, सिर्फ रेस्टोरिंग फोर्स लगे। क्या लगे? तो रेस्टोरिंग फोर्स को कंजर्वेटिव कंसीडर करा। क्या कंसीडर करा? उसकी प्रेजेंस में मूव करने वाली बॉडी की कोई एनर्जी में नुकसान होता नहीं है। कंजर्वेटिव फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है, जब कंजर्वेटिव फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट करता है तो बॉडी की एनर्जी में कोई नुकसान नहीं होता। बोल यार। सालों सालों तक वो क्या करता रहेगा? ऑसिलेट। और सालों सालों तक ऑसिलेट करने वाले को फ्री ऑसिलेशन। बोल यार। फ्री ऑसिलेशन से ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत, सालों सालों तक ऑसिलेट करते फ्री ऑसिलेशन। बोल यार। इतनी सी तो, अरे बोल यार। और एक बार जिसको ऑसिलेट करवा के छोड़ दो और कुछ देर के बाद उसकी ऑसिलेशन खत्म हो जाए तो डैम्प्ड ऑसिलेशन। बोल यार। इतनी सी तो, अरे बोल यार। तो भाई साहब अब सुनो मेरी बात को, कि मान लीजिए हमने एक ब्लॉक को लिक्विड के अंदर ऑसिलेट करवा के छोड़ दिया, तो लिक्विड है ना, बोलो बोलो कौन? इस बॉडी पर एक डिसिपेटिव फोर्स लगाता है। क्या लगाता है? फ्रिक्शनल फोर्स। बोलो फ्रिक्शनल। और हम क्या देखते हैं कि जब हमने इसको लिक्विड में ऑसिलेट करवा के छोड़ा तो इसकी ऑसिलेशन कुछ ऐसे, अरे बोल यार। जैसे तुम जब स्विमिंग पूल में चलने की कोशिश करते हो, पानी तुम्हें पीछे धकेलता है ना। एक लिक्विड होता है विस्कस लिक्विड। कैसा? विस्कस लिक्विड एक फोर्स लगाता है, फ्रिक्शनल फोर्स। बोल यार। मतलब तुम्हें मैं पढ़ाऊंगा फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर कि लिक्विड के अंदर भी फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। बोल यार। जैसे मान लीजिए इधर देखो बोर्ड पर कि इस ब्लॉक की रफ्तार ऊपर की तरफ है, या ऐसे मान लेते हैं इस ब्लॉक की रफ्तार नीचे की तरफ है। ब्लॉक की रफ्तार नीचे की तरफ है, मान लो ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है, तो लिक्विड क्या करेगा? इस पर एक डिसिपेटिव फोर्स लगा देगा ऊपर की तरफ, जिसको आप फ्रिक्शनल फोर्स भी बोल सकते हो, जिसको ड्रैग फोर्स बोलेंगे हम बाद में। डिसिपेटिव फोर्स, डिसिपेटिव फोर्स। लिक्विड क्या कहेगा? हे ब्लॉक तू नीचे जा रहा है, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। फोर्स लगा उस पर, ड्रैग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। अरे बोल यार। वेलोसिटी के सेम डायरेक्शन में या अपोजिट में? ब्लॉक ऊपर जाएगा तो डिसिपेटिव फोर्स, ब्लॉक नीचे जाएगा तो, अरे बोल यार। कुछ मेरी बात समझ आई? तो अब जो फोर्स है ना, अब वो दो फोर्स हो जाएंगे यहां पर। जो डिसिपेटिव फोर्स पाया गया वो पाया गया माइनस बीवी। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। डिसिपेटिव फोर्स लिक्विड के द्वारा लगाया गया डिसिपेटिव फोर्स, लिक्विड के द्वारा लगाया गया डिसिपेटिव फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब ये पाया गया कि अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी ना तो फोर्स भी ज्यादा लगेगा। तुमने कई बार ये एनालाइज किया कि जब तुम स्विमिंग पूल में तेज चलने की कोशिश करते हो तो पीछे ज्यादा फोर्स फील होता है।
वही बात है, डिसिपेटिव फोर्स इस बात पर डिपेंड करेगा वेलोसिटी कितनी है, ज्यादा या कम। और जब यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आ गया, यहां से जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आ गया, और इसमें जो बी है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, जिसको डैम्पिंग कांस्टेंट बोल देंगे, डैम्पिंग कांस्टेंट, डैम्पिंग कांस्टेंट, इसको डैम्पिंग कांस्टेंट बोल देंगे। इसको डैम्पिंग कांस्टेंट बोल देंगे। तो अब जो फोर्स होगा ना, माइनस के एक्स माइनस बी इंटू वी, अब बॉडी पर दो फोर्स हो गए, अब बॉडी पर दो फोर्स हो गए रियलिटी में। देखो इधर देखो, सुनो 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 सुनो, एक बार बोर्ड पर देखो। सिंपल हार्मोनिक मोशन में यही पढ़ते थे ना? अरे पढ़ते थे। ये कौन सा फोर्स है? डिसिपेटिव, बोलो डिसिपेटिव। ये माइनस बीवी जो बुक में लिखा है ना, ये एग्जैक्ट है कितना किसी को पता? इसकी कैलकुलेशन कभी कोई कर ही नहीं पाएगा, मैं आपको सही बताऊं। ये तो हिट एंड ट्रायल चल रहा है। अरे बोल, क्या चल रहा है? हिट एंड, अरे बोल यार। जैसा किताबों में लिखा है हमें आना जरूरी नहीं है कि ये माइनस, और भी हो सकता कुछ और हो जाए। मान लो कोई डड़ा आ गया, डड़ा, कोई पत्थर आ गया, अरे बोल यार। बहुत सारे, मतलब यार एक बात बताओ ना, देखो सुनो, कोई पेंडुलम ओसिलेट कर रहा है, ऐसे ओसिलेट कर रहा है, कभी हवाएं तेज चल सकती हैं, कभी, तो फोर्स तो बदलेगा। ये चीजें, ये एग्जैक्ट है क्या? कोई इसका ज्यादा आइडिया नहीं है किसी को। ये तो हिट एंड ट्रायल लगा रहे हैं, इसलिए तो बहुत सारे टीचर्स को पढ़ाते भी नहीं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी इनकी पॉसिबल नहीं है। हाँ, पर जैसा बुक्स में वैसा तो आना चाहिए। अरे बोल यार। तो ये है जो ना माइनस बी, इसमें बी डैम्पिंग कांस्टेंट। अरे बोल यार। बस ये ऐड कर दिया इसमें, और माइनस बस ये बता रहा है वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, डिसिपेटिव फोर्स। मतलब एक बात बताओ, तुम इसके बारे में ज्यादा सोचोगे? कैंसर की बीमारी, माइग्रेन की बीमारी यहीं से हुई है, ठीक है? अगर किसी को अपनी जिंदगी झंड करनी है, इसके बारे में सोचो, खराब करनी है। कोई चाहता है वो बूढ़ा हो जाए, मर जाए और जीवन में कुछ ना तरक्की ना कर पाए, तो इसके बारे में सोचो। अरे बोलो। तो भाई साहब एक काम करो, अब ये दो फोर्स हो गए डैम्पिंग के अंदर, बस बस बस, मास इंटू एक्सेलरेशन लिखो, माइनस के एक्स माइनस बीवी, उनको इधर ले आओ, मास से डिवाइड कर दो, एम ए प्लस के एक्स, अरे भाई मत बोल भाई, एम से डिवाइड कर दो, के बाय एम एक्स बी बाय एम इंटू वी इज इक्वल टू 0। ए को क्या लिख सकते हैं? डी स्क्वेयर एक्स बाय डी टी स्क्वेयर प्लस के बाय एम एक्स बी बाय एम इंटू वी इज इक्वल टू 0। ये तो सभी ने सुना ना, ये जब होता है जब टोटल एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व। बस इसमें अभी एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया, डैम्पिंग फैक्टर आ गया। ये वो चीज है जिसकी वजह से कुछ देर के बाद उसकी ऑसिलेशन खत्म हो जाएगी, इसी की वजह से। अरे बोल यार। याद है इसकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये होती थी, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अरे बोल यार। और एम्पलीट्यूड क्या रहता था? अरे बोल यार। अब इसकी भी ऐसे ही जनरल इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, जिसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन पॉसिबल। डरना मत, ध्यान से देखना बोर्ड पर, बोर्ड पर देखना भाई।
लिखो। ऐसे कंपेयर करके पढ़ेंगे ना, थोड़ा आसान हो जाएगा बस। हाँ जी, देखो कहाँ ओमेगा आएगा, फ्रीक्वेंसी एंगुलर कोई दिक्कत नहीं, एंगुलर लिख लो। देखो चलिए देखो, बस बोर्ड पर देखो। देखो मैंने क्या लिखा, बोलो मेरे साथ, बोलो ए नोट, बोलो ए, बोलो ए, एक्सपोनेंशियल, बोलो एक्सपो, की पावर, बोलो डैम्पिंग कांस्टेंट, डैम्पिंग इनटू टाइम, इनटू अपॉन 2m, अपॉन cos ओमेगा डैश टी प्लस 5। ये इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसकी कैलकुलेशन पॉसिबल। अरे बोल यार, ये तो कैलकुलेशन करके दिखाई थी, और इसी से ये प्रूव भी करके दिखाया था, a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसी को 2 बार डिफरेंशिएशन कर देते थे, ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव कर देते थे। ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। ओमेगा स्क्वायर के बाय एम, ये हम कांस्टेंट मान के चलते थे, फ्री ऑसिलेशन का एग्जांपल है। बोल यार, ये हो गया डैम्पिंग ऑसिलेशन। उसके बाद देखो ओमेगा डैश क्या लिखा हुआ है, रूट, बोलो के बाय एम माइनस बी बाय 2m का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये के बाय एम क्या होता था, याद करो, के बाय ओमेगा स्क्वायर, तो यहां ओमेगा स्क्वायर आ गया, माइनस बी बाय 2m का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन, इसी इक्वेशन पर नीट के अंदर और मेंस के अंदर सवाल आते रहते हैं, इसी इक्वेशन के ऊपर, इसी इक्वेशन के ऊपर। ए नॉट ई की पावर माइनस बी टी बाई 2m कोस ओमेगा डैश टी प्लस 5। देखो आपको याद करना पड़ेगा, घर बैठ के सिर्फ एक इक्वेशन याद करने से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन नीट और जेई में ठीक हो सकता है, इस इक्वेशन को याद करने से। इसमें एम्पलीट्यूड लिखते हैं, एम्पलीट्यूड क्या है इसमें, एम्पलीट्यूड है इसमें ए नॉट ई की पावर माइनस ए नॉट ई की पावर माइनस बी टी बाय 2m, ये एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है ए नॉट ई की पावर माइनस बी टी बाई 2m, माइनस बी टी बाई 2m। इस इक्वेशन को देखना सारे, देखो समय शून्य पर, समय शून्य पर देखो, समय शून्य पुट करो यहां पर, समय शून्य, ए नॉट माइनस 0, 0 जाएगा, यहां टाइम 0 पुट करो, 0 जाएगा, और ए की पावर 0 1 होता है, तो एम्पलीट्यूड आ गया मैक्सिमम, मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आ गया। अगर मैं यहां पर टाइम 0 पुट कर दूं, टाइम 0 पुट कर दूं, तो e की पावर 0 1 होता है, और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आ गया दोस्तों, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आ गया, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आ गया, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आ गया भाई। हाँ जी, अगर ऐसे ही आप यहां पर टाइम इनफाइनाइट पुट करोगे ना, टाइम इनफाइनाइट, तो एक बात बताओगे तुम मुझे, अगर मैं इन्फिनिटी को किसी से भी मल्टीप्लाई करूं तो वो क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, इन्फिनिटी हो जाएगा।
इन्फिनिटी को किसी से मल्टीप्लाई कर लो, इन्फिनिटी हो जाएगा। और इसको ऐसे लिख सकते हैं ए नॉट अपॉन में ई की पावर इन्फिनिटी। और दोस्तों ई होता है ना, ई 1 से ज्यादा होता है, ई 1 से ज्यादा होता है, इसकी वैल्यू 2.7 के आसपास होती है। 2.7 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होगा, मतलब ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, और इसको 0। ये आ गया। तो भाई जब एम्पलीट्यूड का टाइम के साथ ग्राफ बनाओगे ना, तो वो ग्राफ ऐसा देखने को मिला। इस तरह से ग्राफ देखने को मिला, एम्पलीट्यूड का टाइम के साथ ऐसा ग्राफ देखने को मिला। एम्पलीट्यूड का टाइम के साथ ऐसा ग्राफ देखने को मिला, मतलब एम्पलीट्यूड डिक्रीज विद टाइम। समझ गए कैसे? इधर देखना एक बार सारे, समय शून्य पर बोलो कितना है मैक्सिमम, और समय इन्फिनिटी पर कितना 0। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो हमने क्या देखा, देखो ऐसे, इधर देखना मेरी तरफ, तो एम्पलीट्यूड समय के साथ घट रहा है। क्यों घट रहा है? एयर फ्रिक्शन, आंटी जी बहुत कुछ है, वो गोबर भी बीच में आ गया था, उसने भी घटा दिया। विस्कस फोर्स लिक्विड में, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। और अगर इसकी कैलकुलेशन होगी भी ना, अगर मैं ऐसे बोल रहा हूं इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है, अब कई बच्चे बड़े शाणे होते हैं, जाके नेट पे गूगल पे मारेंगे, मैंने नेट पे सर्च करके देखा, अगर कैलकुलेशन होगी भी तो फिर हायर क्लासेस में, मतलब कहीं और, ग्रेजुएशन में भी नहीं मिल सकती। मैंने तो बहुत, एक बार मैं अपने दोस्त के साथ जिद लगा बैठा 2012-13 में, मैंने कहा तो इसकी कैलकुलेशन बताइए, वो उस टाइम बीटेक करते थे, कुछ नहीं मिला इस पे। मैंने कहा ये भाई रटवाने का ही टॉपिक है, मैंने उसको कहा। ऐसा मतलब पूरा तो नहीं रट रहे, बस इक्वेशन ही रट रहे हैं, वैसे कुछ तो फील हो रहा है। तो ये तो नहीं कह सकते ना बिल्कुल ही रट रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया, देखो ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन ये याद होनी चाहिए, इसी पर जेईई मेंस और नीट में सवाल पूछे गए, इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड रिजल्ट। इसको फिर से लिख लो, a इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस बी टी बाई 2m, माइनस बी टी बाई 2m, ए नॉट ई की पावर माइनस बी टी बाई 2m। ठीक है भाई। अच्छा एनर्जी क्या होती है? एनर्जी, टोटल एनर्जी याद है, हाफ के ए स्क्वायर। पर अब एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, एम्पलीट्यूड की जगह ये रख दो, ए नॉट ई की पावर माइनस बी टी बाई 2m। ये एनर्जी होती थी, याद करो, हाफ के ए नॉट स्क्वायर ई की पावर बी टी बाई 2m का होल स्क्वायर, हाफ के ए नॉट स्क्वायर ई की पावर माइनस बी टी बाई एम। और यहां पर एनर्जी भी भाई समय के साथ घटेगी, एनर्जी का ग्राफ ऐसा आएगा। एनर्जी डिक्रीज विद टाइम, एनर्जी डिक्रीज विद टाइम। लिखो, समझाता हूं। एनर्जी डिक्रीज विद टाइम,
चलो मेरे साथ बोलो एक बार सारे, बोलो एनर्जी होती थी हाफ के, बोलते रहो हाफ के, बोलते रहो हाफ के, ए बोलो कितना, ए नोट ई की पावर माइनस बी टी बाय 2m। देखो ए नोट का स्क्वायर करोगे तो ए नोट स्क्वायर ही हो जाएगा, बोल यार। जब इसका स्क्वायर करोगे तो नीचे 2 है, अरे बोल। जब इसका स्क्वायर करोगे तो नीचे क्या है 2, तो 2 से 2 कट, इसलिए देखो आप ए नोट का स्क्वायर और 2 काट दिया मैंने, एक्सपोनेंशियल में 2 काट दिया मैंने। और यहां से आपको पता क्या समझ में आ रहा है, यहां से हमें ये समझ में आ रहा है समय शून्य पर, बोलो समय, तो ये 0 होगा, सॉरी समय शून्य पर तो ये होगा 1, समय शून्य पर तो ये होगा 1, और समय इन्फिनिटी पर, बोलो समय, ये क्या हो जाएगा 0। तो ग्राफ ऐसा हो गया, एनर्जी पहले मैक्सिमम थी, घटती 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 0 तक चली जाएगी। ये ग्राफ याद होना, मतलब ये बताओ जो आज मैं पढ़ा रहा हूं वो इंटरेस्टिंग है, रटने का है, रटने का, बोल यार, अरे बोल, रटने का है जो आज हम पढ़ रहे हैं वो, अरे बोल यार। ये क्वेश्चन याद करो, A इज इक्वल टू ए नोट ई की पावर माइनस बी टी बाय 2m, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से ही हमें समझ में आएगा। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिख लो अपनी कॉपी पर, क्वेश्चन उतारो, क्वेश्चन उतारो, उतारो। उतारो उतारो क्वेश्चन उतारो। कल के टेस्ट में 6 नंबर बोनस होंगे, 8 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन किसी से हो गया था, कर दिया था पहला, हैं 60 आ गया, 63 डिग्री तो 60 डिग्री भी लिख देते ना। ऑप्शन में क्या लिखा था भाई, ये जेई मेंस में ऐसा ही है भाई, मेंस थोड़ा टफ तो है ही। चलो चलो भाई क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो मेरे साथ पढ़ना, देखो बोलो एम्पलीट्यूड, बोलो, अरे भाई बस मेरे साथ बोलो सारे, बोलो एम्पलीट्यूड, बोलो ऑफ अ डैम्प्ड ऑसिलेटर, बोलो ऑफ अ, जैसी डैम्प्ड आया तुम समझ जाओगे, बोल यार। आप इक्वेशन लिख लो एक, A इज इक्वल टू ए नोट ई की पावर माइनस बी टी बाय 2m, सारे सवाल इसी पर आते रहे हैं। बिकम्स हाफ इन 1 मिनट, मतलब एम्पलीट्यूड 1 मिनट में कितना हो गया दोस्तों, आधा। एम्पलीट्यूड आफ्टर 3 मिनट्स विल बी 1/x टाइम्स ऑफ ओरिजिनल, डिटरमाइन वैल्यू ऑफ x। चलिए भाई क्वेश्चन कैसे करेंगे, बोर्ड पर देखो, सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। देखो इस इक्वेशन से ही सवाल होगा, आपसे ये कहा गया कि ये एम्पलीट्यूड आधा हो गया, आधा मतलब ए नोट बाय 2, कितने टाइम के बाद आधा हुआ, आपको टाइम बोला हुआ है 1 मिनट्स, टी की जगह 1 मिनट या 60 रख दो, 60 रख देते हैं, सेकंड्स में चला लेते हैं, अपॉन में 2m, मिनट्स में ही चलाओ क्योंकि ना यूनिट से कोई फर्क नहीं पड़ना, मैं आपको बताऊंगा। ए नोट बाई 2 आएगा। देखो एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेटर बिकम हाफ इन 1 मिनट, हाफ इन 1 मिनट, एम्पलीट्यूड हाफ हो गया, पहले कितना था बोलो, ए नोट, बोलो कितना था, ए नोट, ए नोट का कितना हो गया, हाफ। अरे बोल यार, अरे बोल, कितने टाइम के बाद हुआ, 1 मिनट्स, तो जहां टी था वहां 1 मिनट्स रख दिया, मतलब 1 मिनट के बाद एम्पलीट्यूड हाफ हो गया। यहां तक लगता है मुझे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये गया दोस्तों 1/2 ए की पावर b बाई 2m, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब कौन बच्चा बताएगा,
अब कौन बच्चा बताएगा कि 3 मिनट के बाद कितना लिखूं? पढ़ना एक बार 3 मिनट के बाद। तो 1/x का मतलब क्या? हाँ, ए नोट बाय एक्स। 3 मिनट के बाद एम्पलीट्यूड हो गया ए नोट बाय एक्स। ए नोट बाय एक्स, ए नोट ई की पावर ये हो गया, इससे ये गया दोस्तों। ये आ गया, ठीक है। यहां तक बताओ, समझ आया? ए नोट बाय एक्स, ए नोट से ए नोट गया। अब मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना भाई, देखना। ई की पावर माइनस बी बाई 2m की पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको? बस ये 3 यहां ले गया। इसको ऐसे लिखने में कोई बुराई है क्या? 3 को इससे, अच्छा ये कितना, देखो ये 1/2, उधर से देखो 1/2, तो 1/x 1/2 की पावर 3। मैंने यहां से देखो क्या किया, बस ये 3 को यहां ले गया। जैसे ही मैं 3 को यहां लेके गया, ये देखना सारे, ये 1/2 है। ऐसे ही करना है दिमाग। देखो एक बात बताओ, मेरे को 1 करवाने हैं 2 3 करवाने? 2 3 सवाल कराने हैं, तो 2 3 से तो सीखोगे। चलो पहले से तुम्हें लगा कि मैंने ऐसे कैसे कर दिया, तुम्हें अजीब सा लगा, दूसरे तीसरे में फिर तुम ऐसा दिमाग लगा सकते हो, बोल यार। तो वहां पर वो 3 को उधर ले गए। मसाले की कमी थोड़ी है, दुनिया भर के क्वेश्चन है। किताब उठा के बैठो, कोई भी किताब देख लो, 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर के साथ। कितने क्वेश्चन ऐड कर लो कंटेंट में? कितना आ गया x? 8 आ गया। 1/x इज इक्वल टू 1/8, x इज इक्वल टू 8। सही है? चलो बताओ, समझ आया? ऐसा दिमाग लगा लोगे? चलो भाई, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन करो। ये ना पावर -2 है। ये सारी पावर माइनस में है। देखो चलो भाई पढ़ते हैं। ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg, 1 kg का ब्लॉक है, अटैच टू अ स्प्रिंग इज मेड टू ऑसिलेट विद एन इनिशियल एम्पलीट्यूड ऑफ 12 सेंटीमीटर। एक ब्लॉक है जिसको किससे कनेक्ट किया गया मेरे प्यारे दोस्तों? स्प्रिंग से। मास कितना है ब्लॉक का दोस्तों? 1 kg। कितने एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? 12। आफ्टर 2 मिनट्स द एम्पलीट्यूड डिक्रीज टू 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब डैम्प्ड ऑसिलेशन। अरे एम्पलीट्यूड घट रहा है। 2 मिनट के बाद उसकी एम्पलीट्यूड 6 सेंटीमीटर होगी। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डैम्पिंग कांस्टेंट फॉर दिस मोशन। हमें डैम्पिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, लिखो। पहले वो फॉर्मूला लिखो एम्पलीट्यूड वाला एक बार, जिस पे मैंने कहा जेईई मेंस के सारे सवाल, नीट के सारे सवाल उसी फॉर्मूले पे आ रहे हैं। लिखना सवाल, सॉरी फॉर्मूला लिखो पहले।
लिखो, लिखा A इज इक्वल टू, सभी ने ये लिखा? चलिए बताइए A नोट क्या पुट करा बताओ? अरे बोलो A नोट, और A क्या पुट करोगे? A 6 पुट करोगे, और ये कितना पुट करोगे? 12। इतना काम किया? 6 और ये कितना? 12। E की पावर माइनस बी, टी कितना है? मिनट्स। तो सेकंड्स में है ना आंसर में, देखो ऑप्शन में, तो सेकंड्स में ले आते हैं। 2 मिनट है तो 60 अपॉन 2m, m कितना? 1। इधर देखो सारे, t तो मैंने 2 मिनट पुट कर दिया, t मैंने 2 मिनट पुट कर दिया, m 1 kg पुट कर दिया। यहां तक सही चल रहा है देखो? अरे सही चल रहा है? चल रहा है नहीं? सही चल रहा। तो ये गया 1/2, e की पावर 2 से 2 गया, माइनस b इंटू 60, 2 की पावर -1 लिख लें इसको, e की पावर माइनस b इंटू 60, दोनों तरफ ln ले लो। ऐसे केमिस्ट्री में लेते हो ln? ln ले लो दोनों तरफ। ln का मतलब होता है log x टू द बेस e। ln का मतलब टू द बेस e। ln e की पावर माइनस b इंटू 60, -1 आगे आ जाएगा, ln 2 ln e। देखना सही चल रहा है? कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही? माइनस से माइनस गया। ln 2 क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? देखो ln 2 क्वेश्चन में दिया हुआ आपको 0.693, तो ln 2 b इंटू 60, ln e तो 1 हो गया। ln e 1 होता है दोस्तों, ln e 1 होता है, पता होना चाहिए। और b कितना आ गया? ln 2/60, 0.693 अपॉन 60, 0.693 इंटू 10 की पावर -1। थोड़ा सा मैं इस तरह से करता हूं मैं पहले उसको वहां ले गया। 0.11335 305, 10 की पावर -1, और 1.15 इंटू 10 की पावर -2। यही 1.152 है। डी इज द राइट ऑप्शन। 21 का क्वेश्चन है देखो, 2021 का। दुनिया ओसिलेशन पढ़ती रहती है, पता लगता क्वेश्चन यहां से आ रहा है। दुनिया ओसिलेशन पढ़ रही है, दुनिया काइनामेटिक्स पढ़ रही है, पता लग रहा है क्वेश्चन यहां से आ रहा है। एनसीईआरटी में इतना सा टॉपिक दिया हुआ है जो। इतना खतरनाक रिसर्च कर रहा हूं मैं घर बैठ के कि यूं ना हो जाए कि कोई क्वेश्चन बाहर से निकल जाए मेंस में। एक सेकंड सुनो, देखो क्वेश्चन तो चलो सीधी सी बात है, अगर 2021 में ना आया होता तो मैं इसको ना भी करवाता, अगर मान लो मैं 2020 में पढ़ा रहा होता। पर ऐसा फॉर्मूला तो हम कर चुके हैं। अरे बोल यार। अच्छा एक चीज और देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखना, बोर्ड पर देखना, इस चीज को भी सीख लो, यहीं सीख लो। -BT/2m, ये जो BT/2m है ना, ये डायमेंशनलेस है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी जो पावर है। तो B की यूनिट निकालें, B की यूनिट क्या होगी? B टाइम की सेकंड, M की केजी, तो B आ जाएगा केजी पर सेकंड, तो केजी पर सेकंड।
केजी पर सेकंड। ये जो ऊपर पावर है ना, पावर, ये जो ऊपर पावर है इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, तो केजी पर सेकंड। ये डैम्पिंग कांस्टेंट की क्या पता यूनिट पूछ ले अगली बार, यूनिट क्या होगी। नीट के पेपर में यूनिट पूछ ली डैम्पिंग कांस्टेंट की, यूनिट बताओ, तो केजी पर सेकंड। नीट के लिए इंपॉर्टेंट है केजी पर सेकंड, एनसीईआरटी में मेंशन है टॉपिक केजी पर सेकंड, केजी पर सेकंड। चलें अगले क्वेश्चन पे। अरे चलें क्या? अब मैं डीपीपीएस दूंगा इस चैप्टर की तुम्हें 1-2 दिन में, तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ऐसा लगेगा क्लास में ही हो रहे हैं सारे। चलिए 19 का क्वेश्चन देखिए, आराम से शांति से पढ़ो, लिखना नहीं है, पढ़ने पे टाइम लगाओ, फिर मैं पढ़ के आपको समझाऊंगा अच्छे से। हाँ जी, ए डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 ऑसिलेशन पर सेकेंड। मतलब कोई स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम मान लो, बोलो क्या स्प्रिंग ब्लॉक, एक ऑसिलेशन, सॉरी 5 ऑसिलेशन कितनी देर में हो रही है, 5 ऑसिलेशन पर सेकेंड। द एम्पलीट्यूड ड्रॉप टू हाफ इट्स वैल्यू for every 10 oscillation, the time it will take to drop 1/1000 of the original amplitude is close to, is close to। हाथ खड़े करो, कोई वैसे बता सकता हो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेगी। थोड़े टफ प्रॉब्लम में है इक्वेशन बेस्ड ही। लास्ट सेकंड बेंच, उठ जा उठ जा उठ जा, बीमारी है पागल। इधर से लास्ट सेकंड, चलो देखो मैं करवाता हूं, देखो बोर्ड पर देखना ध्यान से भाई, सबकी कंसंट्रेशन अच्छे से बोर्ड पर। पहली लाइन पढ़ो सारे बच्चे, बोलो ए डैम्प्ड हार्मोनिक, अरे पढ़ो यार, ऑसिलेटर हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 ऑसिलेशन पर सेकेंड। देखो देखो पहले इसको ना, जैसे ये जो टेक्नोलॉजी है इसको बोलते हैं डिजिटल, क्या बोलते हैं, डिजिटली पढ़ा रहा हूं ना मैं तुम्हें, अरे डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं, तो ये डिजिटल टेक्नोलॉजी है ना। देखो अब पहले में और ये अब में यही फर्क है। पहले क्या होता था बच्चों के साथ, ये बड़ी दिक्कत रहती थी, एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही नहीं समझ में आई, और घर आके कह रहे हैं ये तो मुझे आता था। अब ये फायदा है, कितना इसका जबरदस्त बेनिफिट होने वाला है तुम्हें, तुम्हारी रैंक इंप्रूव हो सकती है पूरे शहर में, तुम्हें डिजिटली तो यहीं पढ़ाया जाएगा और डिटेल में। अब भी इसका फायदा नहीं उठाओगे तो कब उठाओगे भाई। अब जब मैं बोलता हूं ना साथ साथ पढ़ो, तो पढ़ो, क्योंकि वहां स्टेटमेंट ही आनी है, और ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को आता है, ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को आता है, अभी देखना आता है, पर दिक्कत क्या है स्टेटमेंट की, तुम्हें समझ नहीं आ रही सही से स्टेटमेंट। आता है तुम्हें क्वेश्चन, मां कसम 50% से ज्यादा कर देंगे। देखो एक बार देखो, अभी करके दिखाते हो तुम। अगर मैं तुम्हें कहूं, क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, देखो अपनी लैंग्वेज में बोल रहा हूं भाई, 2 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद एम्पलीट्यूड आधा हो गया, कितना हो गया, तो बताओ A0/1000 कितने टाइम के बाद होगा। 2 बार इक्वेशन ही बना दोगे, कर दोगे,
मैं कहूँगा 2 सेकंड के बाद आधा हो गया, अब कर दोगे तुम, टाइम भी नहीं लगाओगे। अब यही ऐसे बोल दिया, अब दिक्कत होगी। चलो बोर्ड पर देखो, हाँ जी बिल्कुल आराम से चलेंगे। चलो बताओ, मेरे साथ बोलो, हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 ऑसिलेशन पर सेकेंड। ये बताओ कितने ऑसिलेशन, कितनी देर में? 5 ऑसिलेशन में जो समय लग रहा है वो 1 सेकंड लग रहा है। तो कोई बच्चा बताएगा जब एम्पलीट्यूड ड्रॉप टू हाफ ऑफ इट्स वैल्यू, मतलब एम्पलीट्यूड ए नोट से ए नोट बाई 2 हो गया, कितने ऑसिलेशन के बाद? बोलो कितने? अब 10 ऑसिलेशन, 5 ऑसिलेशन का समय, तो ये एम्पलीट्यूड 2 सेकंड बाद हुआ। यार ये बता, 5 ऑसिलेशन कितने सेकंड में? 10 ऑसिलेशन के बाद एम्पलीट्यूड ये हो गया, मतलब 10 ऑसिलेशन के बाद। तो 10 ऑसिलेशन में जो समय होगा वो कितने सेकंड होगा? 2 सेकंड। बताओ अगर कुछ नहीं समझ में आया तो। आया समझ? भाई 5 ऑसिलेशन का समय 1 सेकंड, तो 10 ऑसिलेशन का 2 सेकंड। अब ये इक्वेशन लगाओ, A इज इक्वल टू ए नोट e की पावर माइनस बी टी बाई 2m। A इज इक्वल टू ए नोट e की पावर माइनस बी टी बाई 2m। ये इक्वेशन लगाओ, A क्या रखेंगे? ए नोट बाई 2, ए नोट e की पावर माइनस बी टी, कितना पुट कर दोगे? 2/2m। टी 2 सेकंड पुट कर दोगे, ए नोट ने ए नोट को मार दिया, यहां से क्या आ जाएगा? 1/2, 2 ने 2 को मार दिया, देखना यही आया, पहली इक्वेशन यही आई। अब कोई बच्चा बताएगा अब क्या हुआ? एम्पलीट्यूड कितना हो गया? वो समय बताइए जब एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? 1/1000। बताओगे? जब एम्पलीट्यूड 1/1000 हो जाएगा तो हम देख लेते हैं, वो समय हो गया t, वो समय t मान लेते हैं। सही है? अब लगा दे वही पिछले वाला दिमाग। e की पावर माइनस बी बाई एम कितना है? e की पावर माइनस बी बाई एम 1/2 है। देखो ना, मैं यहां से वही दिमाग लगाने वाला हूं, पिछले वाला। माइनस बी बाई एम को छोड़ के और बाहर ले जाता हूं, t/2 को उठा के बाहर ले गया। देखो कितना खतरनाक दिमाग लगाया मैंने सोल्व करने के लिए। मैंने क्या करा है? t/2 उठा के बाहर ले गया, मैं ले गया बस। मैं t/2 ऐसे पहले भी किया मैंने। अब 2019 में अगर कोई t/2 को बाहर ले गया तो 2021 में भी ले जाएगा, जिसने प्रैक्टिस कर रखी है। आसान पढ़ाई थोड़ी है ये, तो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं जो ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। देखते ही बच्चे ऐसे यहीं पे रैंक डिसाइड होती है, जो ये कर गया वो बहुत आगे चला गया। ये कितना है? 1/2, 1/2 t/2। सही चल रहा है। 10 की पावर -3। कैसे सॉल्व करें हम इसको? तो 2 की पावर -t/2 भी बोल सकते हैं इसको, रेसिप्रोकल ले लिया। 10 की पावर -3 बोल सकते हैं। दोनों तरफ ln ले लेते हैं, दोनों तरफ ln ले लो। -3 आगे आ गया, -t/2 आगे आ गया, सॉरी ln 10। ठीक है,
ये सबको पता ही है 0.693, और इसको टू द बेस 10 लेके आएंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर लोग 10 टू द बेस 10 1 होता है, माइनस से माइनस गया, 3 टू द 6, 6 को 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.693 से डिवाइड करेंगे, अप्रोक्सीमेटली 19 सेकंड के आसपास आएगा। आ गया? कितना आया? आ गया? नाइनटीन पॉइंट बोल। ठीक है ठीक है, कुछ कुछ होता है जब कोई लड़की बात करती है तो उससे कुछ होता है, तो जो कुछ कुछ नॉर्मल। डांस की वीडियो नहीं डाल रहा आजकल तो वो ऐसे छत पे ऐसे। हो गया? चलो थोड़ा घर से भी देखना, ठीक है? चलो चलिए भाई सुनो, लास्ट टॉपिक है, हेडिंग डालो, लिखो फोर्स्ड ऑसिलेशन, लिखो फोर्स्ड ऑसिलेशन। लिखो फोर्स्ड ऑसिलेशन। चलो यहां पढ़ाता हूं, फोर्स्ड ऑसिलेशन, वहां जगह कम है। फोर्स्ड ऑसिलेशन, चलो भाई बस 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 बस, देखो सुनो, देखो भाई बस देखो, बोर्ड पर देखो, फोर्स्ड ऑसिलेशन। चलो बोलो बोलो, फोर्स्ड, आवाज कम आ रही है, फोर्स्ड, अरे बोल यार, बोलो बोलो, फोर्स्ड। देखो सुनो, प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया सेकंड पॉइंट में, सारी ऑसिलेशन होती है डैम्प्ड। क्या होती है? फ्री तो बहुत कम होती है। बोल यार, इसको ऐसे छोड़ दोगे, कौन सी ऑसिलेशन है? अरे बोल यार। अच्छा, फोर्स्ड में, सॉरी फ्री में पता क्या है? फ्री ऑसिलेशन में आपने इसको एक बार ऑसिलेट करवाया, बस हमेशा हमेशा के लिए क्या करता रहेगा? ऑसिलेशन। अब लास्ट आया फोर्स्ड, बोलो क्या आया? अब फोर्स्ड में क्या होगा? एक्सटर्नल सोर्स की हेल्प से, क्या बोलो, जिसको बोलेंगे ड्राइवन सोर्स, बोलो एक्सटर्नल सोर्स को क्या बोलेंगे? ड्राइवन सोर्स। उसकी हेल्प से हम ऑसिलेट करवाएंगे। एक्सटर्नल सोर्स की हेल्प से, एक्सटर्नल सोर्स की हेल्प से हम उसे ऑसिलेट करवाएंगे। एक्सटर्नल सोर्स की हेल्प से हम उसे ऑसिलेट करवाएंगे। एक्सटर्नल सोर्स की हेल्प से, एक्सटर्नल सोर्स की हेल्प से। इधर देखो, इधर देखना सारे, दिमाग लगाना है ध्यान से। अब ये क्या कर रहा है? नहीं, ये ऑसिलेट कर रहा है, करता रहेगा। क्यों कर रहा है? क्योंकि मेरा हाथ भी क्या कर रहा है? थोड़ा फील करना, ये हाथ देखो, अरे बोले, देखो इसको ना, कोई हंसे ना, चुपचाप समझ लो, वरना ठा के ये मार दूंगा सिर में अगर दिमाग घूम गया तो। पढ़ाना इतना आसान टास्क नहीं है ये, ना मन करता है पढ़ाने का, ना कोई इंटरेस्टिंग, पर वही है ना, मेंस और नीट का कुछ पता नहीं, एनसीईआरटी में मेंशन है, और नरक में हमें जाना नहीं।
पैसे ले रखे हैं जिस चीज के वो पूरा कर रहे हैं। फर्स्ट डे कहा था आईआईटी की तैयारी नहीं कराऊंगा, मेंस और नीट की पूरी करवाऊंगा, पहले दिन बोल दिया था, मुंह पे बोल दिया था, आज भी बोल रहा हूं मुंह पे, पीछे से झूठ नहीं बोलूंगा। और मेंस नीट के क्वेश्चन बदलते रहते हैं। देखो, और आईआईटी की भी जो तैयारी करते हैं ना, उनमें भी यही मिलता है मुझे तो। मैंने तो कईयों को देख लिया आईआईटी के, मैंने कहा दिखाइए तेरी आईआईटी कॉपी, ये क्या है, ये तो मेंस और नीट में मैंने नहीं पढ़ा रखा है। फिर आईआईटी है क्या, मुझे ये नहीं पता लगता, बस वो आईआईटी के क्वेश्चन नहीं कराता मैं, वो आईआईटी है। इधर देखो, अब हंसना नहीं है किसी को, ये देखो मेरा हाथ भी क्या कर रहा है, ऐसे हिल रहा है। अगर ये हाथ हिलना बंद हो जाएगा ना, मैं हिलाना बंद कर दूं इसको, रुक गया। अरे बोल यार, इसको ही फोर्स्ड ऑसिलेशन बोलते हैं। देखो यार, बिल्कुल प्यारी सी लैंग्वेज में फर्क समझ लो। अगर ये ऑसिलेट करता रहे और हाथ ना हिले और करता ही रहे, फ्री बोलो, और ये हाथ ना हिले और ऑसिलेट करता रहे, रुक जाए, डैम्ड। और अरे बोल यार, इतनी सी तो, अरे बोल यार, ये हो गया फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स्ड ऑसिलेशन में क्या होगा, देखो जैसे मान लीजिए ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ये स्प्रिंग से कनेक्ट है, बोर्ड पर देखना सारे। असली में क्या होगा, अगर इस ब्लॉक को तुमने ऑसिलेट करवा के छोड़ दिया तो यहां फ्रिक्शन नहीं होगा, आवाज नहीं आ रही, क्या होगा, और कुछ देर के बाद इसकी ऑसिलेशन खत्म हो जाएगी। भाई तुमने क्यों बोले, क्यों, अरे बोल यार, ऑसिलेशन खत्म, ऑसिलेशन। अब मैंने लगाया दिमाग, यहां एक ब्लॉक और कनेक्ट कर दिया, एक ब्लॉक और कनेक्ट कर दिया यहां पर, और इस ब्लॉक पर मैंने फोर्स लगा दिया बाहर से, बाहर से। और फोर्स पता कैसा लगाया, F0 cos ओमेगा टी, F0 cos ओमेगा टी, बाहर से फोर्स लगा दिया F0 cos ओमेगा टी। अब एक बात बताओ, ये F0 cos ओमेगा टी, ये तो साइनोसोडियल है, कोस और साइन के ग्राफ ऐसे नहीं होते हैं, मतलब ये फोर्स ऐसा है, ये वही तो फोर्स है जो मैं डंडे पे लगा रहा हूं, F0 cos ओमेगा टी। अब क्या होगा, सुनो, देखो इस फोर्स की वजह से, देखो इस फोर्स की वजह से ये ब्लॉक, और जब ब्लॉक नाचेगा तो स्प्रिंग भी, तो ये भी, तो ये ऑसिलेट करवा दिया। बोलो कौन सी ऑसिलेशन, फोर्स। मैंने कहा ब्लॉक नाचेगा, बोलो ब्लॉक, ब्लॉक, तो ये भी, अरे बोल यार, जब बीटेक करता था ना मैं, तो बहुत इस पे मैंने रिसर्च करा और वही वीडियो निकाल के लाया मैं। A block is to be set into oxidation by a driving source here. The drive frequency can be changed. 17 फरवरी, Either here. ठीक है, झूठ नहीं बोलता मैं कहता था 12 पे इस पे रोड़ा भी हुआ था मेरे दोस्त के साथ, इस टॉपिक पे बहुत रोड़ा हुआ था, 8-9 साल पहले बहुत रोड़ा हुआ इस पे। आप इस चीज को समझना, मैं उसी तरीके से समझाने की आपको कोशिश करूंगा। ये कौन सा है, ये यही है यार इतना रद्दी हो गया मैं। Natural frequency of the mass spring system. देखो And it depends on the mass of the block. ये ब्लॉक है, ये है, ये ड्राइविंग सोर्स है F0 cos ओमेगा टी, ये F0 cos ओमेगा टी है। You can see that. अभी इस चीज पे मत जाना, बस तुम ये देखना, जब इसको ऑसिलेट करेंगे, All right, let's have a force constant of भाई ये ना हंसे ना करो भाई, per meter. And then the natural frequency of the system is 1.26 hertz. I'm going to have a drive frequency of 1.05 hertz. And let's see what will happen. देखो अब इसको रन कर रहे हैं, The displacement time तो ये भी देखो यहां से ये ऑसिलेट कर रहा है, driving source. ये फोर्स्ड ऑसिलेशन है, पहले इसको समझो। अरे बोल यार, पर अब पता है यहां पर क्या है, मैं यहीं पर बताता हूं आपको।
देखो इसी वीडियो से समझना, आपको इस वीडियो से ही बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी, बोलो इसकी देखो, ये भी ऑसिलेट करेगा और ये भी ऑसिलेट करेगा, इसकी भी फ्रीक्वेंसी होगी और इसकी भी। पर मेरे प्यारे दोस्तों, जो इसकी फ्रीक्वेंसी है ना, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसी फ्रीक्वेंसी से ये ऑसिलेट करेगा, ये कंफर्म है। एक बात बताइए, देखिए मेरी तरफ देखिए, इसका ऑसिलेशन इस बात पर डिपेंड करेगा मेरा हाथ कैसे ऑसिलेट कर रहा है। हाथ आराम से ऑसिलेट करेगा तो ये आराम से ऑसिलेट करेगा, हाथ तेज ऑसिलेट करेगा तो ये तेज ऑसिलेट करेगा। इसका ऑसिलेशन इस बात पर डिपेंड करता है मेरा हाथ कैसे ऑसिलेट कर रहा है, बोल यार। ये कैसे ऑसिलेट करेगा इस बात पर डिपेंड करता है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। जितनी इसकी होगी उतनी इसकी होगी, बोल यार। जितनी इसकी होगी उतनी, अरे बोल यार। पर सुनो, एक होती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, एक होती है जो स्प्रिंग ब्लॉक की, पता कितनी है, 1/2 मैंने लिखी नहीं थी स्टार्टिंग में, वो नेचुरल है। पर वो उसी से ऑसिलेट करे जरूरी? ऑसिलेट तो उससे करेगा जो बाहर वाले की होगी। मान लो ये पेंडुलम है, क्या है? अब पेंडुलम में तो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पता कितनी है, 1/2π√G/L। वो इसकी नेचुरल है, पर ये उससे ऑसिलेट करे जरूरी? ये तो इस बात पर डिपेंड करेगा ना बाहर से मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी है। नहीं आया? अरे बोल यार। व्हाट आई एम समझाइंग, यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नेचुरल तो पेंडुलम की फिक्स है 1/2π√G/L। अब क्या हुआ, ध्यान से समझना मेरी बात। देखो होता क्या है, जब इस स्प्रिंग ब्लॉक की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ना, नेचुरल 1/2π√K/M, अगर ये फ्रीक्वेंसी इस नेचुरल से मैच कर जाए ना, ये फ्रीक्वेंसी किससे मैच कर जाए, इसको बोलते हैं रेजोनेंस होना। क्या होना? रेजोनेंस हो गया। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलना है। अगर इसकी नेचुरल से मेरी ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए, मतलब इस पेंडुलम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है √G/L 1/2π, अगर इतनी ही फ्रीक्वेंसी मेरे हाथ की हो जाए ना, तो इसको बोलते हैं रेजोनेंस होना। क्या होना? और रेजोनेंस पे ना एनर्जी ट्रांसफर हमेशा मैक्सिमम होती है। ये टॉपिक बहुत डिटेल में है, बहुत ज्यादा डिटेल में ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे। यहां हमारे सिलेबस में, हमारे में तो बस लिख के छोड़ दिया उन्होंने, तो मैं आपको आगे की बात बता रहा हूं। ग्रेजुएशन में मैं बहुत पढ़ चुका हूं इसको। रेजोनेंस होना तो ऐसे केस में एनर्जी ट्रांसफर मैक्सिमम होती है और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, एनर्जी ट्रांसफर मैक्सिमम होती है। अगर आपको ये वीडियो दिखाई दे रहा हो ना, तो इस वीडियो में देखना आप ध्यान से। देखो ये फोर्स्ड कांस्टेंट है। फोर्स्ड कांस्टेंट मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसको 10 सेट किया हुआ है, 10। और आप देखोगे जब रेजोनेंस देखते रहना, अब एक बात बताइए, नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, 1/2π√K/M। अगर आप स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज करोगे, अगर आप फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज करोगे, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगी, चेंज। नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, चेंज। नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, चेंज। अगर आप फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज करोगे तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, चेंज। और ड्राइवन फ्रीक्वेंसी आपके हाथ में है, वो तो मेरा हाथ है। अरे बोले। पर इसकी अगर मैं लेंथ चेंज करूंगा, अगर मैं इसकी क्या चेंज करूंगा, तो 1/2π√G/L तो चेंज होगा। अगर मैं इसकी लेंथ चेंज करूंगा तो नेचुरल तो इसकी चेंज होगी। अगर मैं इसके स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज करूंगा, फोर्स कांस्टेंट को चेंज करूंगा, तो देखो इधर लिखा है रेड में थोड़ा बहुत दिख रहा हो, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम 0.89 हर्ट्ज। थोड़ा बहुत दिखाई देगा भाई, अब जैसा है ये है 0.89 हर्ट्ज। ठीक है, जैसे इसको चेंज करोगे फोर्स कांस्टेंट को, तो ये बदलता चला जाएगा नेचुरल, और ये आपके हाथ में है ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। अब तुम देखना जबरदस्त चीज, फ्रीक्वेंसी 1.26 6 I'm going to have a drive frequency of
of 1.05, you get oxidation of the spring. If I change the value of the force constant, you can see that the natural frequency changes accordingly. मैं साथ साथ बोलता भी चलूंगा जहां पे पॉइंट आएगा. Of 10 newtons per meter, and then the natural frequency of the system is 1.26 hertz. I'm going to have a ये 1.26 है. 1.05. अब ये 1.05 ये हमारे हाथ मेरे हाथ की फ्रीक्वेंसी है और रन कर दिया, The displacement पर ये इससे मैच नहीं हो रही, ये इससे मैच नहीं हो रही. देखना, and the drop are being displayed. और ये ग्राफ बना रहे हैं हम. And we see that ये रेड वाली एम्पलीट्यूड not taking much energy. और ये तो हमारे हाथ में है. ये एम्पलीट्यूड के ग्राफ है. कह रहे हैं दोनों के दोनों. All right, let's reset it. And I'm going to increase the drive frequency. यहां पे ध्यान देने वाली बात पता क्या है? ध्यान देने वाली बात है इसकी जो नेचुरल है ना 1.26, ये उससे ओसिलेट नहीं कर रहा. ओसिलेट ये इसी की फ्रीक्वेंसी से कर रहा है. नेचुरल तो बस वो जो लिखी हुई है उसके ऊपर, ठीक है, बात खत्म. ओसिलेट वो इसी की फ्रीक्वेंसी से करेगा, जिससे मतलब 1.05 है ना इसकी, तो ये 1.05 से ओसिलेट करेगा. नेचुरल तो बस वो है, नेचुरल तो 1/2 वो तो ठीक अलग चीज है. नेचुरल अलग चीज है, उसके ऊपर लिखी है. नेचुरल तो इसकी एल पे डिपेंड है, वो अलग चीज है. पर ये ओसिलेट किससे करेगा तो डिपेंड करता है मेरे हाथ की फ्रीक्वेंसी कितनी है. पर हुआ क्या कि जब ये फ्रीक्वेंसी इसकी नेचुरल से मैच नहीं कर रही तो ग्राफ ऐसा आया, एनर्जी बोले इतनी अच्छे से ट्रांसफर नहीं हो रही, मजा नहीं आ रहा खेल में. You see, to 1.26 hertz. This is to match the natural frequency. अब इसको 1.26 कर दिया, देखना. अब इसको 1.26 कर दिया, 1.26 इससे मैच हो गया. अब देखना क्या होगा यहां, इसको देखना. Here and run again. अब रन कर रहे हैं, देखो बिल्कुल वो भी जा रहा है, उधर जा रहा है. ये जब इधर आ रहा है तो इधर जा रहा है, पर इसकी एम्पलीट्यूड बढ़ती जा रही है. देखो See that? एम्पलीट्यूड बढ़ती जा रही है, Taking more and more energy. मोर एनर्जी, एम्पलीट्यूड बढ़ती जा रही है. रेजोनेंस हो गया, एफएम वगैरह इसी पे तो काम करते हैं. रेजोनेंस हो गया, एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम. ये एम्पलीट्यूड देखो मैक्सिमम हो गया, फ्रीक्वेंसी बराबर है दोनों की. ऐसा होता है रेजोनेंस पे. ये देखो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया. See away from the natural frequency. ये सबसे बेस्ट वीडियो है आज तक की, ये जो भी फॉरेनर ने डाली हुई है. रेजोनेंस पे एम्पलीट्यूड बिल्कुल मैक्सिमम हो जाता है, देखो बिल्कुल मैक्सिमम आगे जाके. अरे बोल यार, कुछ समझ आया? कुछ तो आया होगा, कुछ तो आया होगा. फ्री में करता, डैम्प में बंद हो कुछ देर के बाद, और फोर्स में करवाना पड़ेगा. बोल यार, कुछ समझ आया? वहीं चलो. तो ये बाहर से हमने इस पे फोर्स लगा दिया, ठीक है. तो भाई इसको बोलेंगे ड्राइवन फ्रीक्वेंसी, ड्राइवन. और इसकी नेचुरल फिक्स है, इसकी नेचुरल है फिक्स. ओमेगा में लिखना है तो ऐसे लिख लो, ये इसकी नेचुरल है. और ये ड्राइवन है. भाई मत बोलो, ऐसे लिखो, जैसे लिखवा रहा हूं वैसे लिखो. आ गया तो ठीक है, वरना रट्टा मार देना ठाके. बुक में इतना सा मेंशन है बस, एनसीईआरटी में. एफ नॉट कोस ओमेगा टी टी ड्राइवन, और ये नेचुरल, ठीक. सुनो, तो अब फोर्स पता क्या हो जाएगा? माइनस के एक्स माइनस बीवी प्लस, अब एक बाहर से लगा दिया, अब एक बाहर से लगा दिया, अब एक फोर्स बाहर से लगा दिया.
और इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी ये ए डैश कोस ओमेगा डी टी प्लस फाई, सॉरी यहाँ ओमेगा डी टी नहीं है, ओमेगा ही है, बस ओमेगा डैश कर लो इसको, ओमेगा डैश टी प्लस फाई, इसकी इक्वेशन ये आएगी, ये डायरेक्ट लिख दिया मैंने। इसमें ए डैश क्या है, एम्पलीट्यूड। अब डैम्पिंग फोर्स भी आ गया और एक बाहर से जो फोर्स लगाया वो भी आ गया। अभी बाहर वाला फोर्स ऐड कर दिया, बाहर वाला फोर्स ऐड कर दिया और एम्पलीट्यूड आया यहां पर, एम्पलीट्यूड बुक में लिखा गया है एफ नोट बाय एम रूट ओमेगा डी माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस बी बाई 2m होल स्क्वायर। बारह बजे क्लास है तुम्हारी, ठीक है? एक ही क्लास लेंगे बस, पहली क्लास ले करेंगे, दूसरी नहीं, ठीक है? फिर ज़्यादा क्लासेस दिक्कत है, हो जाएगा आराम से, मैंने देख लिया। ये देखना, ये क्या लिखा है, ये टट्टी है, बता रहा हूं मैं, मेरे को याद नहीं हो रहा था, बड़ी मुश्किल से याद करता हूं मैं इसको। देखो बस इसमें आपको ये याद करना है कि जब इनका डिफरेंस ये बराबर हो जाएंगे, ऐसे लिख लो, व्हेन ड्राइवन फ्रीक्वेंसी मैच विद नेचुरल फ्रीक्वेंसी, then energy transfer is maximum and amplitude is maximum। बुक की लैंग्वेज देंगे, आप मेरी लैंग्वेज में लिखो, ज़्यादा सही रहेगा। When driven frequency match with natural frequency, then energy transfer is maximum and amplitude is maximum। और इसको सोल्व करना, इनको एक बार जीरो करके, एक बार इसको ना जीरो करके इसको सोल्व करना है एक बार। बाहर ले लें स्क्वायर के, ये आ गया देखना, दो लाइन और लिखनी है इसके बाद, बस 2 लाइन और लिखनी है, फिर चैप्टर खत्म। देखना सारे, चलो एक बार सारे बोर्ड पर देख लो जल्दी से, सुनो, पीपीटी सेव करके घर भेज दूंगा, इधर देखो, सुनो, ये ऐड कर दिया, थोड़ा सा बोलो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये आ गई, ये आती कैसे किसी को पता? इसकी कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन? उसके बाद कहा कि इसमें जो ए डैश है वो क्या है?
एम्पलीट्यूड अजीब सा लिखा हुआ है F0 बाय m, ड्राइवन माइनस नेचुरल, ओमेगा नेचुरल है यहां पर, ओमेगा नेचुरल है, ओमेगा नेचुरल है यहां पर, जो उस पर पहले से लिखी होती है। जैसे स्प्रिंग की कितनी होती है K बाय m, पहले से लिखी होती है, ओमेगा नेचुरल है, देखते रहना एक बार बोर्ड पर, प्लस बी ओमेगा डी बाई 2m का होल स्क्वायर। अजीब सी इक्वेशन, भयंकर, बिल्कुल कहां से आई किसी को नहीं पता, ठीक है। किसी को मिले सोनीपत में कहीं भी मिले तो मुझे मेरे पास ले आना कि ये कैसे आई है, मैं बात कर लूंगा। कोई भैया अगर कोई रिसर्च कर रहा हो, पीएचडी कर रहा हो तो मेरे को बता देना, मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें फिर पूछ के भी, मैं समझने की कोशिश कभी करूंगा ही नहीं। एक बात बस याद कर लेना, जब ये बराबर हो जाते हैं ना, क्या हो जाते हैं, ये पता यहां से लगता है, डायग्राम में अलग चीज है। जब ये बराबर हो जाते हैं ना, बराबर, तो इसमें कुछ भी ऐड नहीं होता और डिनोमिनेटर बहुत कम हो जाता है, डिनोमिनेटर बहुत कम हो जाता है तो ये मैक्सिमम हो जाता है। ये जब बराबर हो जाएंगे ना, बराबर, तो ये बहुत कम हो जाएगा, और ये बहुत कम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। और ये मैक्सिमम इतना पाया गया। मैंने इसको और इसको बराबर कर दिया 0 0 0 0 0 0 0, मैं 5 बार बोल रहा हूं 0 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 0, ये बच गया, बस ये बच गया, ये रूट के बाहर आया तो ये आ गया मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। और होता क्या है, व्हेन ड्राइवन फ्रीक्वेंसी मैच विद नेचुरल फ्रीक्वेंसी देन एनर्जी ट्रांसफर इज मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम। ये याद कर लेना, नीट के पेपर में ना आ जाए व्हाट इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, या जेई के पेपर में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। जैसे वो रिजल्ट इंपॉर्टेंट था, यहां पर ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। और बस दो बात और लिख लो, लिख लो, रेजोनेंस, स्पीड से लिखो, रेजोनेंस व्हेन ड्राइवन फ्रीक्वेंसी match with natural frequency of system, इसी को रेजोनेंस बोलते हैं। एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, कितना है एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, अभी F0 अपॉन बड़ी अजीब सी बातें हैं, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, एट रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर इज मैक्सिमम। इस लाइन से क्वेश्चन आ सकता है, एंड एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम। जितना पढ़ा रहा हूं उतना ही समझ लेना, ज्यादा इसके चक्कर में पढ़ोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम। एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम। मेरी कुछ बात समझ आ रही है? एक सेकंड, घर पे जाके इस पे रिसर्च करोगे? इसके बारे में सोचोगे? जो कॉपी में वैसे ही याद होना वो भी बहुत ज्यादा है, बोल यार। बुक में उतना भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की कहीं भी? ये टॉपिक बहुत मस्त या अजीब? अरे बोल यार। और एक ग्राफ बना लो, एम्पलीट्यूड बढ़ता रहेगा, रेजोनेंस पे एम्पलीट्यूड बढ़ता रहेगा और कुछ देर के बाद मैक्सिमम हो जाएगा, और कुछ देर के बाद मैक्सिमम हो जाएगा। एट रेजोनेंस एम्पलीट्यूड बढ़ता रहेगा और कुछ देर के बाद मैक्सिमम हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम मैक्सिमम, कुछ देर के बाद तो मैक्सिमम हो जाएगा उसकी। अब ये थोड़ी हमेशा ही बढ़ता रहेगा, कहीं तो मैक्सिमम होगा, कुछ देर के बाद मैक्सिमम हो जाएगा आफ्टर सम टाइम